हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें होंगी उत्तर वैदिक काल के धार्मिक कंडीशन के बारे में, यानी रिलीजियस कंडीशन एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक फेज के बारे में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग 5 से 6 एपिसोड में आपसे बात किया था ऋग वैदिक फेज के बारे में। उसके बाद लेटर वैदिक के बारे में भी बातें हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताया था। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो यदि आपने लेटर वैदिक के उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर में आई बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप जब भी वीडियोज़ देखें तो उस समय आप सिलेबस को अपने पास रखें। सिलेबस से पहले आप एक बार मिला लें कि आप किस यूनिट के किस हिस्से के किस सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आप सिलेबस निकालें अपना यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 के चौथे हिस्से में जाएंगे, जहाँ पर वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी लगभग सारी बातें हो गई थी। आज का लेक्चर जो है हमारा लास्ट लेक्चर है वैदिक पीरियड पे। इसके बाद हमारा वैदिक फेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग महाजनपद फेज में बात करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, जिसमें महाजनपद और मगध महाजनपद और भारत के सभी 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानिए धार्मिक कंडीशन के बारे में बात करें, जिसको आप अंग्रेजी में रिलीजियस कंडीशन कहते हो। ठीक है, रिलीजियस सिचुएशन उस दौर का है, क्या है उसके बारे में बातें होंगी। तो सबसे पहले याद रखिए कि ऋग वैदिक फेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हमारा समाज मातृसत्तात्मक था। जब लेटर वैदिक आया तो इस समय भी समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक तो समाज हड़प्पा सभ्यता का था, इस समय का समाज पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो आप देखोगे उस समय जो ऋग वैदिक काल में देवता रहते हैं, वरुण रहते हैं, इंद्र रहते हैं, अग्नि, ये सारे ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता रहते हैं। लेकिन इन सारे देवताओं को रिप्लेस कर देते हैं लेटर वैदिक फेज में कौन कौन? विष्णु आते हैं एक नए देवता के रूप में, एक इंद्र रुद्र शिव आते हैं, जिनको आज आप शंकर महादेव के नाम से जानते हो। उसके बाद प्रजापति, यहाँ पर 3 भगवान आते हैं, जो उन तीनों भगवान को जो ऋग वैदिक काल में जो स्टारडम हासिल किए हुए थे उनको रिप्लेस करते हैं और 3 नए भगवान का एंट्री होता है और इनका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा, ऋग वैदिक देवताओं का महत्व घटने लगा, इसी वजह करके विष्णु रुद्र शिव एवं प्रजापति का महत्व बढ़ा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यज्ञ विधान और जटिल होता चला गया। आपको पता होगा कि ऋग वैदिक फेज से ही, ठीक है, जब हम लोग रिलीजियस कंडीशन रिलीजियस फेज ऑफ ऋग वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि उस समय यज्ञ कर्मकांड वगैरह करवाया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक में आते आते वो सारे मामले जो कि धार्मिक अनुष्ठान थे, यज्ञ थे और कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप था, वो सारे के सारे और कॉम्प्लेक्स होते चले गए और जटिल होता चला गया। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं, पशु बलि को प्राथमिकता दिया गया। उस समय में भी पशु बलि होता था, लेकिन लेटर वैदिक फेज में जब यज्ञ होता है तो इसमें पशु बलि को प्रधानता दी जाती है, उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, उसको मैंडेटरी कर दिया जाता है। कई मौक़ों पे आप जब यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं तो पशु बलि मैंडेटरी कर दिया गया था। इसलिए ध्यान रखिए कि पशु बलि इस समय प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक पीरियड के किस फेज में, ठीक है, याज्ञिक कर्मकांड के लिए पशु बलि को प्राथमिकता दी गई थी, तो वह लेटर वैदिक फेज था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, इस समय यज्ञ के रूप में राजसूय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ है, यानी 3 यज्ञ मुख्य तौर पे हो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यह तीनों के तीनों यज्ञ
ऋग्वैदिक फेज में भी होते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बातें नहीं है। यदि आप ऋग्वैदिक फेज का उस वीडियो को देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको पूरे के पूरे 110% समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गाय, सोना, वस्त्र, भूमि का दान आरंभ हुआ। ठीक है, अब जो भी पुरोहित यज्ञ करवाते थे तो उनको दान के रूप में पहले पशु दिया जाता था, गाय दिया जाता था, कभी कभी कपड़ा दिया जाता था। लेकिन इन मौक़ों पे यानी लेटर वैदिक फेज में चीज़ों में परिवर्तन आया और इस समय गाय के साथ साथ सोना देने का भी, आभूषण देने का भी प्रचलन बढ़ा। उसके अलावा कपड़े देने का प्रचलन बढ़ा। उसके साथ साथ ज़मीन देने का भी एक नया ट्रेडिशन इस्टेब्लिश हुआ। कब? लेटर वैदिक फेज में। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं प्रेत, आत्मा, जादू टोटका और वशीकरण। ठीक है, इस तरीके का जो अंधविश्वास का प्रचलन था वो लेटर वैदिक फेज में ज़्यादा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि लेटर वैदिक फेज जब हम लोग पहले लेक्चर जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था सोर्सेज के रूप में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका और मंत्र की बातें की गई है। इसलिए आप देखोगे कि लेटर वैदिक फेज में प्रेत, आत्मा यानी भूत प्रेत की बातें और जादू टोना की बातें, टोटका की बातें, उसके साथ साथ वशीकरण यानी किसी का मन को अपने वश में कर लेना, इन तमाम तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में विद्यमान हो गए थे, हमारे समाज में मौजूद थे। कब? लेटर वैदिक फेज में। उसके बाद बात करते हैं मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी यहीं से हुआ, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई भी प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन लेटर वैदिक से मूर्ति पूजा होना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद अगले पॉइंट पे देखिए, उपनिषद की रचना इसी समय की गई। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक फेज हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जिसको आप ऋग वैदिक कहते हो, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। उसके बाद दूसरा फेज है जिसको आप लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल कहते हो, जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहले के अध्ययन के लिए हमारे पास एकमात्र सोर्स था जिसको आप ऋग्वेद कहते हो, लेकिन दूसरे पीरियड के अध्ययन के लिए यानी लेटर वैदिक को अध्ययन करने के लिए हमारे पास कई तरह के सोर्सेज थे, जैसे आरण्यक थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, उपनिषद थे, उसके साथ साथ यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था और वेद के भी आगे चल करके उपवेद बने। तो कई तरह के उपवेद भी थे, जैसे गंधर्व वेद। तो ये सारे उपवेद भी हमें उससे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखोगे उपनिषद की रचना जब हो रही है उस समय लेटर वैदिक फेज है वो खत्म होने वाला है। चूंकि लेटर वैदिक फेज का पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व में उपनिषद की रचना हो रही है। हमने आपको बताया था कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप यानी अपने शिक्षक के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो उपनिषद की रचना कब हो रही है? 600 बीसी में हो रही है। तो उपनिषद से भी हमें इस काल के धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं उपनिषदों में। ठीक है, उपनिषद में ब्रह्मा की सत्ता को, ठीक है, इस समय ब्रह्मा की सत्ता को सबसे प्रमुख सत्ता माना गया है और माना गया है कि ब्रह्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह 3 भगवान, यह 3 गॉड के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन लेटर वैदिक फेज में ब्रह्मा की एक मुस्त शक्ति को स्वीकार किया गया। ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा का ही शक्ति सबसे पावरफुल है। उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं, प्रारंभ में 3 प्रकार के आश्रम का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उपनिषद में प्रारंभ में यानी कि इनिशियल फेज में, किसके इनिशियल फेज में? इनिशियल फेज ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, उसमें हम लोग पाते हैं 3 तरह के आश्रम की चर्चा पाते हैं। 3 तरह का आश्रम कौन कौन है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है। 3 तरीके का आश्रम है। और उसके बाद अंत में जब जाते हैं, जब डिक्लाइन फेज यानी लास्ट फेज आता है लेटर वैदिक का, तो उस समय हमें 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था कौन कौन? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। यह 4 तरीके का आश्रम व्यवस्था है जो कि इससे सभी द्विज को, ठीक है, सभी द्विज को इससे गुजरना पड़ता था, सभी मनुष्य को इससे गुजरना पड़ता था। यह 4 तरीकों का आश्रम, सभी आश्रम को 25-25 साल में बांटा गया है। मनुष्य का एवरेज लाइफ इस समय 100 साल है।
ठीक है, इसीलिए इसके 4 हिस्सों में बांटा गया है। 25 साल उनका ब्रह्मचर्य का शुरुआती, उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम का। मैंने आपको बताया था कि गृहस्थ आश्रम की शुरुआत आपके विवाह से होती है, और विवाह एक तरीके का संस्कार था 16 संस्कार में, और विवाह टोटल 8 प्रकार के होते थे। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इससे पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह देख लिए अंत में 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह तमाम चीज़ें जो थी वह धार्मिक स्थिति के बारे में बातें थी। मेरे ख्याल से यदि आप इतने पॉइंट को क्लियर कर लेते हो, आप समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझना। नोट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इस वीडियोज़ को देखकर नोट्स बनाएंगे तो मार्केट से जो नोट्स आपको मिलेगा उससे लाख गुना बेहतर नोट्स आपका होने वाला है। तो यह पॉइंट को यदि आप अध्ययन कर लेते हो तो उसके बाद लेटर वैदिक फेज के रिलीजियस कंडीशन से यदि कोई भी सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो आपसे नहीं छूटने वाला है। आप उस सवाल को ढूंढिए और उसको बनाइए, निश्चित तौर पे आपसे बनेगा। तो यह बातें थी रिलीजियस कंडीशन के बारे में। अब हमारी बातें होंगी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक फेज के बारे में। ठीक है, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में मुख्य तौर पे पढ़ने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग। हमने आपको बताया था कि वैदिक काल यानी कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो नगरीय सभ्यता नहीं है, बल्कि वह एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, एक रूरल सिविलाइजेशन है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इकोनॉमी का आधार मुख्य तौर पे 4 चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता नहीं है इसलिए ज़्यादा व्यापार नहीं होगा। व्यापार होगा लेकिन आंतरिक व्यापार ज़्यादा होगा, बाह्य व्यापार ज़्यादा नहीं होगा। तो 4 पॉइंट कौन कौन थे? पहला एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर इस समय का मुख्य बेस है, और यहाँ तक कि अभी भी भारत का इकोनॉमी का मुख्य बेस एग्रीकल्चर है। तो देखो, एक बेस एग्रीकल्चर है, दूसरा पशुपालन है, तीसरा व्यापार एवं वाणिज्य है। ठीक है, और चौथा हमारे पास है व्यवसाय एवं उद्योग धंधा। अब आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, पशुपालन के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आया, उसके साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य को लेकर कौन कौन से चीज़ों में बदलाव आई थी, उसके बाद व्यवसाय एवं उद्योग धंधे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर, जिसको आप हिंदी में कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए इस समय देखिए कि शतपथ ब्राह्मण से, किससे? शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण से हमें प्रमाणित होता है, वहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है कि जुआई, ठीक है, जुआई नहीं, इसको जुताई कीजिए। ठीक है, जुआई मैंने लिख दिया है। जुताई, बुआई, उसके बाद कटाई और मड़ाई, यानी कि फसल को देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं यानी कि बीज बो दिए, उसके बाद फसल जब बड़ा हुआ उसके बाद उसको काटेंगे, उसके बाद उसको मड़ाई करते हैं। मड़ाई करने के बाद उसमें से जो भी अवशेष होते हैं, गार्बेज मटेरियल जैसे भूसा वगैरह होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद खाद्य पदार्थ को, चावल को, गेहूँ को हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह 4 तरीके का टेक्निक है, यह 4 तरीके का प्रक्रिया है, और यह चारों प्रक्रिया के बारे में लेटर वैदिक फेज के लोगों को जानकारी थी। और इस चीज़ का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से मिलता है। क्लियर है? चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए, और दूसरा पॉइंट है खेत को जोतने के लिए। ठीक है, मैंने बोला कि इस समय जुताई होता था, तो ये लोग खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, खेत को जोतने के लिए लोग हल का प्रयोग करते थे। उसके बाद 24 बैलों से खेत जोतने का प्रमाण हमारे पास है। ठीक है, इसका साक्ष्य हमें मिलता है काठक संहिता से। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काठक संहिता। क्या प्रमाण मिलता है? 24 बैलों के द्वारा खेत जोते जाने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आइए, धान्य का, जिसको कई हिस्टोरियन इसको आगे चल करके चावल भी कहते हैं। तो धान्य का उल्लेख हमें मिलता है वाजसनेयी संहिता से। यह भी एक तरीके का ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। तो वाजसनेयी संहिता से हमें धान्य का उल्लेख मिलता है, और इसी संहिता में गेहूं की चर्चा की गई है, और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का, ठीक है, क्या शब्द का? गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको भी देख लीजिए।
एक पॉइंट यह है कि अथर्ववेद में चावल के 2 किस्मों का प्रमाण मिला है। ठीक है, 2 किस्म का मतलब है 2 प्रकार के चावल का प्रमाण मिला है, और वह 2 प्रकार के चावल का नाम बताया गया है। एक का नाम है ब्रीही और दूसरे का नाम है तंदुल। ठीक है, ब्रीही नामक चावल का साक्ष्य मिला है, उसके बाद तंदुल नामक चावल का साक्ष्य मिला है। और यह इसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अथर्ववेद से। ठीक है, और अथर्ववेद वेदों के लिस्ट में लास्ट का वेद है। ठीक है, जिसको जादू टोना टोटका का वेद भी कहा जाता है। आगे आते हैं अगले, और अगला एक प्रमाण मिला है एग्रीकल्चर का यजुर्वेद से, और इसमें चावल के 5 किस्मों के यानी कि 5 टाइप्स ऑफ राइस के बारे में यहाँ से हमें साक्ष्य मिला है। कहाँ से, यजुर्वेद से। कौन कौन से, उनका क्या क्या नाम है एक बार आप लिख लीजिए। पहला नाम है महाब्रीही। ठीक है, महाब्रीही, कृष्ण ब्रीही, उसके बाद शुक्ल ब्रीही। ठीक है, शुक्ल ब्रीही, उसके बाद आशुधान्य। ठीक है, आशुधान्य, उसके बाद है हायन, उसके बाद हायन, हायन, यानी 5 तरह के चावल का, 5 तरह के चावल के किस्मों का प्रमाण मिला है यजुर्वेद से। 2 प्रकार के चावल के किस्मों का प्रमाण मिला है अथर्ववेद से। तो यह तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में थी। यदि आप एग्रीकल्चर पे इतना पॉइंट क्लियर कर लेते हो, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब फिर एग्रीकल्चर से एक भी सवाल आपसे नहीं मिस करने वाला है। ठीक है, और टोटल एग्रीकल्चर के बारे में इतनी ही बातें थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है हमारा पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में मुख्य तौर पर ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, सूअर। ठीक है, कौन कौन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, सूअर का पालन करते हैं, इसी का पालन पोषण कर रहे हैं, और इसका हमें प्रमाण भी प्राप्त होता है। उसके अलावा देखोगे कि ऋग्वैदिक फेज में कई मौक़ों पे अतिथि जब आते थे तो गाय का मांस उन्हें परोसा जाता था, लेकिन लेटर वैदिक फेज से गाय की पवित्रता का जिक्र हमें उसका प्रमाण मिलने लगता है, उसका साक्ष्य हमारे पास मिलने लगता है। उसके बाद देखो यहाँ से हाथी को भी पालने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ से हाथी पालन का भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। उसके बाद इसी काल में, यानी कौन काल में, लेटर वैदिक फेज में नॉर्थ इंडिया में लोहा का आविष्कार होता है, यानी लौह प्रौद्योगिकी का पहली बार प्रयोग किया जाता है। कब, लेटर वैदिक फेज में। और हमने आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का आविष्कार, लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग पहली बार 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व में किया जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हमने 2 बातें की, एक एग्रीकल्चर के बारे में, एक पशुपालन के बारे में। अब आइए तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार के क्षेत्र में कहा गया है कि श्रेणी का उल्लेख किया गया है, यानी कि श्रेणी नाम के, जैसे इसको अंग्रेजी में गिल्ड कहते हैं, तो श्रेणी नाम के लोग व्यापारी करते थे, व्यापार करने का काम करते थे। यही लोग मुख्य तौर पे व्यापारी हुआ करते थे, और इन व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से ब्याज पर धन देने का प्रथा का भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है, यानी कई ऐसे लोग थे जो ब्याज पर अपना धन किसी को देते थे। उसके बाद देखो ऋण के लिए कुशिद शब्द का, यानी कि जैसे आप अभी लोन लेते हो बैंक से, तो उस लोन के लिए पार्टिकुलर शब्द का इजाद किया गया था, और उस शब्द का नाम है कुशिद। यानी कोई व्यक्ति लोन लेता था, ऋण लेता था, तो उसको कुशिद बोला जाता था, व्यक्ति को नहीं, लोन को। उसके बाद जो लेने वाला व्यक्ति था, यानी कि जो व्यक्ति लोन लेता था, उसको कुशिदीन बोला जाता था, कुशिदीन, है ना, कुशिदीन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट पाते हैं निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, ये सब जो हैं माप की इकाइयाँ थी, यानी किसी भी चीज़ को मापने के लिए ये सारे के सारे यूनिट बने हुए थे। कौन कौन यूनिट थे, निष्क थे, शतमान थे, पाद थे, कृष्णल थे, यह सारे के सारे माप की इकाइयाँ थी। उसके बाद बाट भी एक मूलभूत इकाई था, किसका, बाट एक बेसिक यूनिट था कृष्णल का, और इसी कृष्णल के लिए रत्तिका और गुंजिका नाम के शब्द का भी प्रयोग किया गया है। कृष्णल के निक नेम के रूप में रत्तिका या गुंजिका, ठीक है, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगले पॉइंट पाते हैं जल और स्थल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार किया जाता था। उसके बाद पूर्वी तथा पश्चिम समुद्र का जिक्र मिला है, यानी कि कहीं न कहीं विदेशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे, और इसका जिक्र हमें शतपथ ब्राह्मण से मिला है। कहाँ से, शतपथ ब्राह्मण से। और ध्यान रखिए कृष्णल के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तुला बीज।
ठीक है, मैं आप बताना भूल गया था, इसको भी आप लिख लो। तुला बीज भी इसके लिए, इसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलो उसके बाद आते हैं शतपथ ब्राह्मण से ही हमें 100 डाडो वाला, ठीक है, 100 डाडो वाला जलपोत का प्रमाण मिलता है। जलपोत का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से ही। उसके बाद सिक्कों का नियमित प्रचलन इस दौर में नहीं था, यानी सिक्के थे लेकिन नियमित तौर पे सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि जब भी मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है। आप ऐसे हूबहू नोट्स में कभी मत शामिल कीजिए। आप जब पहला पॉइंट लिखिए तो उसको जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो हमारे शब्दों को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप नोट्स में शामिल कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप नोट्स बनाओगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, भूल जाओगे, 1-2 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन के पहले रिविज़न करने में भी सुविधा होगी, समझने में भी ज़्यादा आएगा, सवाल भी आप ज़्यादा सोल्व कर पाओगे और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करना कि नोट्स हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, हूबहू ऐसा नहीं कि बोर्ड पे जो चीज़ दिख रहा है आप हूबहू, मैं लेक्चर शुरू किया और आप सारे के सारे पॉइंट लिख लिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी मैं एक्सप्लेन करूं तो उन सारे शब्दों पे ध्यान देना और उनको नोट्स में जगह देना, उनको शामिल करना। आगे आते हैं, अब हम लोग चौथे और लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट अंतिम पॉइंट है, यानी इकोनॉमी का अंतिम बेस है व्यवसाय एवं उद्योग धंधा। ठीक, अब इस समय व्यवसाय जो थे मुख्य तौर पे आनुवांशिक हो चुके थे। आनुवांशिक कहने का अर्थ है कि जो व्यापार, जो व्यवसाय आपके पिताजी करते थे वही व्यवसाय आपको भी करना है। जैसे आप देखोगे, आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें पढ़े होंगे कि कई तरह के बीमारियां जो हैं वो आनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज के नाम से जाना जाता है। जैसे मोटापा, मान लीजिए कि आपके फादर या आपके फैमिली में कोई मोटा था, आपके फादर या मदर में से, तो आपके जितने भी भाई बहन हैं उसमें से किसी न किसी एक को मोटापा होना है। यदि किसी को डायबिटीज़ था, माता पिता दादा दादी को, तो आपके किसी परिवार में किसी न किसी भाई बहन को डायबिटीज़ होना तय है, क्योंकि वह आनुवांशिक बीमारी है। उसी तरीके से यहाँ पर जो पेशा है, यहाँ पर जो व्यवसाय है वह आनुवांशिक कर दिया गया। मतलब कि एक व्यक्ति का पिता मान लो किसी पर्टिकुलर काम को करता था तो उसका बेटा भी अब वही काम को करेगा, उसी काम को अंजाम देगा। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखो, यह कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखिएगा तो इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय पूर्ण तरीके से आनुवांशिक हो चुकी थी, अर्थात एक व्यक्ति का पिता जो व्यवसाय करता था, जो पेशा अपनाया था अपने जीविकोपार्जन के लिए, उसका बेटा भी उसी पेशा को अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनाता था। क्लियर है? चलिए, इसमें मुख्य तौर पे कई तरह के जो वर्ण व्यवस्था थे, जो कई तरह के वर्ण थे ऋग वैदिक काल में, वह उत्तर वैदिक काल में जाति का रूप लेने लगते हैं। जैसे स्वर्णकार हैं, ठीक है, इनका सबका अपना अपना व्यवसाय है। सोने का व्यवसाय, रथकार हैं, रथ बनाते हैं। चर्मकार हैं, चमड़े से रिलेटेड काम करते हैं, चमड़ा से चप्पल बनाना, जूता बनाना, चमड़ा को बेचना, ठीक है, यह तमाम काम। उसके बाद जुलाहा हैं। उसके बाद कुंभकार हैं जो कि मिट्टी का काम करते हैं, घड़े के पानी पीते हैं, वो सारे के सारे कुंभकार के काम हुआ करते थे। और लुहार हैं जो कि लोहे का काम करते हैं। उसके बाद नायक है जो कि लड़ाई का वगैरह का काम करते थे, सेना नायक वाला। उसके बाद रजक है, दर्जी हैं, कपड़ा सीने का काम। सूत है, एक नाम का सूत नामक एक अधिकारी का जिक्र मिला था, हमने आपको बताया था लेटर वैदिक इससे पहले वाले वीडियोज में। उसके बाद हमने वैद्य, ठीक है, वैद्य के बारे में बताया है कि वैद्य कौन होते थे? जो डॉक्टर होते थे। आज के दौर में जो डॉक्टर हैं उस समय उनको वैद्य बोला जाता था। उसके बाद ज्योतिष, यानी कि जो हाथ देखकर आपके भविष्य बताते थे। ठीक है, आप हाथ देख करके भविष्य मत दिखवाना कि नेट होगा कि नहीं। मैं बता रहा हूँ, यदि आप पढ़ोगे हमारे साथ लगातार बने रहोगे तो आपका जीआरएफ होगा। कोई भी ज्योतिष कुछ भी नहीं करने वाला है। आप मेहनत करेंगे तो हाथ की रेखाओं को आप बदल दीजिएगा या लिख कर रख लीजिए। उसके बाद देखिए, नाई का भी प्रमाण मिला है, और मछुआरे का, जो कि मछली मारने का काम करते थे, जो बाल काटने का काम करते थे। तो इन तमाम लोगों का अपना अपना व्यवसाय था और ये सारे के सारे व्यवसाय आनुवांशिक हो गए थे। उसके बाद देखिए, आर्य लोग उस समय टीन से, तांबा से, चांदी से, सीसा से परिचित हो चुके हैं। जब लास्ट फेज आएगा, जब डिक्लाइन का फेज आएगा, तब ये लोग लोहे से भी परिचित हो जाएंगे। उसके बाद देखो, गांधार, बलूचिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के हिस्सों में लोहे का प्रयोग की शुरुआत हो चुकी थी। लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलता है कब?
1000 BC में। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार लोहे का प्रयोग 1000 BC में किया गया। इससे पहले किसी भी तरीके का लोहे के बारे में कोई भी बात करे तो पूर्णतः गलत है, उसको वहीं पर आप काट दीजिए, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व से पहले भारत में लोहे का कल्पना करना बेईमानी है। उसके बाद करते हैं इस समय उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें लोहा को कृष्ण अयस कहा गया है। लोहा को कृष्ण अयस कहा गया। उसके बाद एक दो और बातें हैं जो कि मैं नहीं लिखा हूं, उसको भी आप लिख लो। लोहा के साथ साथ लोहा के अलावा और क्या, सोना को हिरण्य कहा गया। ठीक है, सोना को, गोल्ड को हिरण्य कहा गया है। उसके बाद तांबा को अयस। ठीक है, तांबा को अयस कहा गया है। उसके अलावा एक रांगा है। ठीक है, रांगा को क्या कहा गया है, त्रशु है ना। यह 4 नाम है, चारों के चारों याद रखिए। लोहा को कृष्ण अयस, सोना को हिरण्य, तांबा को अयस और रांगा को त्रशु कहा गया है। ठीक है, तो यह चारों के नाम को याद रखिएगा, इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महिलाओं के बारे में। इस समय महिलाएं जो थी रंगाई का जो काम होता था, पेंटिंग का, कलर करने का काम, उसमें, और सुईकारी में मतलब कपड़ा वगैरह सिलने में ये लोग पूरे तरीके से एक्सपर्ट थी। ठीक है, ये लोग एक विशेषज्ञ थे, किसके, रंगाई एवं सुईकारी के। उसके बाद व्यवसाय वंशागुनत हो गए, बता दिया मैंने। और लोगों के जीवन के अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पर लोहे का आविष्कार होगा। और जब लोहे का आविष्कार होगा तो हम लोग जंगल काटेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर करेंगे तो हमारा जीवन अस्थायी होगा। जीवन अस्थायी होगा तो अस्थायी घर बनेगा, तमाम सारी चीज़ें धीरे धीरे कर करके अस्थायी होंगी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने बात किया धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में। इसी में धार्मिक और फिलोसॉफिकल भी शामिल कर लीजिएगा। इसी में जो भी बातें थी हमने कर दी है। तो आज हमारा वैदिक पीरियड खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने ऋग वैदिक भी पढ़ लिया है, लेटर वैदिक भी पढ़ लिया है। अभी इसमें कोई चीज़ छूटा नहीं है। इस पर एक वीडियो मैं और दूंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, सामवेद में कितने श्लोक वगैरह हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारी बातें होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप हमारे वीडियोज़ को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आप ही की तरह UGC नेट की, JRF की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।